स्पीकर ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आंदोलन खड़ा किया, गांव-गांव ढानी-ढानी में जाकर उन्होंने अंग्रेजों से भारत छोड़ो और स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, अपनी कविता से, अपनी लेखनी से आवाज की। आज उसी दिन पूरे देश का पहला जनजाति विश्वविद्यालय कोटा की धरती पर शुरू हुआ है। इस सारे इलाके के अंदर बड़ी संख्या में जनजाति के लोग रहते हैं। विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अन्नदाता के रूप में उन्हें अन्न पैदा कर कर, कृषि की नई आधुनिक खेती कर कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में, किसान को आत्मनिर्भर बनाने में इस क्षेत्र के आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस क्षेत्र के अंदर समय समय पर चाहे आजादी का आंदोलन हुआ हो, चाहे सामाजिक बदलाव हो, चाहे आर्थिक बदलाव हो, किसान खेती में बदलाव हो, एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव अब हम शिक्षा के अंदर भी देख रहे हैं। कोटा वह क्षेत्र है जहां देश भर का विद्यार्थी यहां पढ़ने आता है, यहाँ इंजीनियरिंग करके जाता है, IIT बनता है, इंजीनियर बनता है, मेडिकल में डॉक्टर बनता है, देश और राष्ट्र की सेवा करता है। लेकिन अभी भी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो अलग काला बादल जी ने जगाई थी, एक 3 बार के विधायक रहने के बाद भी उनको लगा कि बिना शिक्षा के हम समाज में उजाला नहीं कर सकते। अगर समाज में बदलाव लाना है, नई क्रांति लानी है, देश को आगे बढ़ाना है, तो गांव-गांव में बेटे और बेटियां शिक्षित होनी चाहिए। और यही अलग जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के माध्यम से जमा है। CRD मीणा जी लगातार इसके लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों ने गांव ढानी के अंदर, किसी किसान ने 1 बोरी गेहूं देकर जितना जितना सामर्थ्य जिससे बना, उस सब ने अपने सामर्थ्य से इस विश्वविद्यालय के अंदर अपने पसीने के पैसे लगाकर ये विश्वविद्यालय की नींव तैयार हुई, ये भवन तैयार हुई। इस विश्वविद्यालय के अंदर सब लोगों का सहयोग है। विशेष रूप से उन किसानों का सहयोग है जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, लेकिन मेरे बेटे बेटियां पढ़े, आगे बढ़े, उसके लिए उन्होंने इस विश्वविद्यालय के अंदर सहयोग किया। आज ये विश्वविद्यालय धीरे धीरे एक प्रोफेशनल कोर्स की ओर बढ़ रहा है। कई प्रोफेशनल कोर्स करें, क्योंकि आने वाले समय में इस सारे रानपुर इलाके के अंदर हम एक एजुकेशन का हब बनाना चाहते हैं, जहां पर देश के अन्य विश्वविद्यालय भी आएंगे, कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज भी आएगी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT आपके सामने। आने वाले इस IIT के अंदर और कोर्सेज चले, ताकि देश और दुनिया के अंदर आज कंप्यूटर इंजीनियर की डिमांड है और इसीलिए IIT का विस्तार होगा। तो हमारी योजना है कि आने वाले समय के अंदर जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के अंदर भी राजस्थान और देश का विद्यार्थी पढ़ने आए। दूर दराज के गांव के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लगे कि ये मेरा विश्वविद्यालय, अपना विश्वविद्यालय, मेरे माता पिता या मेरे सहयोगियों के खून पसीनों से, मेहनत से
इस विद्यालय का निर्माण हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी देश और दुनिया के अंदर नेतृत्व करेगा। माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि माननीय मंत्री जी को यहाँ से फिर उड़ीसा जाना। रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचेंगे और कई कार्यक्रम सीएम के जोधपुर में रहने वाले हैं। 5:30 बजे जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, किस तरह के कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं जोधपुर में? देखिए, सीएम 5:30 बजे रवाना हो जाएंगे जयपुर से और वहाँ तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम है। और चूंकि वहाँ संघ का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत से भी सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात हो सकती है और इसको काफी अहम मुलाकात के रूप में पूरी देखा जा रहा है। अभी जो कार्यक्रम की विस्तृत रूप आई है, वो उसके आधार पर हम कह सकते हैं पार्टी पदाधिकारियों का कार्यक्रम है और साथ ही मेन जो कार्यक्रम है वो संघ के वर्ग में जाकर मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हो सकती है। और ये मुलाकात काफी अहम रही क्योंकि राजस्थान में बड़ा वर्ग हो रहा है। मोहन भागवत लगातार वहाँ है और संघ का जो एक वर्ग चलता है, राष्ट्रीय स्तर का ये वर्ग है हो रहा है, जिसमें संघ की पूरी रूपरेखा के बारे में होती है, आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा होती है और किस तरह जो समाज को जोड़ने का काम, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम संघ कर रहा है, उसकी आगे की रणनीति तैयार की जाती है। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम भजनलाल शर्मा आपसे थोड़ी देर बाद जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना होंगे और मोहन भागवत से उनकी वहां पर मुलाकात हो सकती है। तो इस वक्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लगातार जोधपुर में आयोजित हो रहे संघ के कार्यक्रम के लिए जोधपुर में मौजूद हैं और सीएम भजनलाल शर्मा संघ प्रमुख से मुलाकात करने के लिए जोधपुर पहुंच रहे हैं। और हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ चुके हैं जोधपुर से, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रदीप, सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हो रहे हैं, जबकि जोधपुर में चल रहा है आरएसएस का महामंथन इस वक्त, जहां मोहन भागवत लगातार कई दिनों से जोधपुर में मौजूद हैं। किस तरह के विशेष इंतजाम सीएम के दौरे को लेकर किए गए हैं? क्या किस तरह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहेगा वहां पर? जी नन्नी, जोधपुर में जो संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन जो प्रारंभ होने वाला है, उसी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो आज 1 दिवसीय दौरा है। शाम को 5:30 बजे जो उनकी उड़ान है वो जयपुर से जोधपुर के लिए उड़ेगी और लगभग 6:15 बजे जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान द्वारा जो संपूर्ण व्यवस्था है, आप सीएम काफिले की तैयारी है, उसको लेकर पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी 7:15 बजे आज जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। मोहन भागवत पिछले 3 दिन से जोधपुर में ही है, जहाँ पर आज जो कार्यक्रम का आगाज किया गया था प्रेस वार्ता के दौरान, राष्ट्रीय जो प्रेस वार्ता थी उस ब्रीफिंग के अंदर जो बताया गया था एक जो स्वयं मंथन जो करना है उसी को लेकर एक कार्यक्रम का आगाज होना है और लाल सागर स्थित जो आयोजन होना है वहीं पर मुख्यमंत्री जाने का कार्यक्रम बना है। जी नन्नी। चलिए, शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं जयपुर से खबर है जहां पर सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे और 2 दिन मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर अतिवृष्टि का जायजा लेंगे। 1 दिन अपने गृह जिले में जाकर अतिवृष्टि का जायजा लेंगे। संबंधित जिला कलेक्टर से रिपोर्ट भी ली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं और सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों का दौरा कर वहां पर अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं और लोगों तक का राहत पहुंचे, इसके लिए मंत्रियों को कहा है कि सभी सजग रहें और अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों का ध्यान रखें।
तो अपने अपने क्षेत्रों के संबंधित जिला कलेक्टर से रिपोर्ट लेंगे मंत्री। राजस्थान के मंत्री अपने अपने प्रभार क्षेत्रों के दौरे पर रहने वाले हैं और अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करेंगे। और अब खबर एनएसयूआई से जुड़ी हुई। एनएसयूआई राजस्थान से जुड़ी ये खबर है। राजस्थान के दिलीप चौधरी की राष्ट्रीय सचिव पद से छुट्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने दिया आदेश। पंजाब यूनिवर्सिटी अध्यक्ष टिकट वितरण को लेकर दिलीप चौधरी ने की थी शिकायत। हालांकि शिकायत के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया शुरू भी हुई। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने आदेश जारी किए हैं और ये एक बड़ा झटका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया शुरू भी हुई, लेकिन एनएसयूआई राजस्थान से दिलीप चौधरी की राष्ट्रीय सचिव पद से छुट्टी हो गई है। दिलीप चौधरी जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव पद पर पदस्थ थे, उनकी छुट्टी हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने आदेश जारी किए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी अध्यक्ष टिकट वितरण को लेकर दिलीप चौधरी ने शिकायत की थी। हालांकि शिकायत के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया भी शुरू हुई, लेकिन अब ये गाज गिरी है चौधरी के ऊपर। एनएसयूआई राजस्थान से जुड़े हुए चेहरे हैं ये, और बड़ी गाज इसे कह सकते हैं। एनएसयूआई राजस्थान से दिलीप चौधरी को राष्ट्रीय सचिव पद से छुट्टी करके उन्हें दी गई है। अब खबर जैसलमेर से, जहां पर डांगरी गांव में खेत सिंह हत्या प्रकरण से जुड़ा मामला। हजारों की तादाद में सर्व समाज के लोग पहुंचे डांगरी गांव। धरना स्थल पर भारी भीड़ हुई जमा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के पुलिस ने यहां पर निर्देश भी दिए हैं और वहां पर पुलिस बल भी तैनात है। परिजनों और जनप्रतिनिधियों ने आरोपियों को शाम 4 बजे तक गिरफ्तार करने की मांग की है। तो वहीं आरोपियों के द्वारा यहां पर अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। आरोपियों को लेकर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग यहां पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनके द्वारा की जा रही है। तो हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोग डांगरी पहुंच चुके हैं। धरना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई है। जैसलमेर की जो पुलिस है वो वहां पर चप्पे चप्पे पर चौकन्नी नजर आ रही है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बूंदी में महिला अधिकारिता विभाग के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत त्रैमासिक बैठक का आयोजन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान जिला स्तरीय टास्क फोर्स, जिला महिला समाधान समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक में महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक भेरू प्रकाश नागर ने अब तक अर्जित की गई प्रगति की जानकारी साझा की है। भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां पर सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। रूपवास में बच्चों से भरी स्कूल बस को पानी की तेज बहाव से निकालने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। प्रशासन ने राधा स्वामी पब्लिक स्कूल को मोटर वाहन अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया। साथ ही बस चालक और परिचालक का लाइसेंस निलंबित किया गया है। वहीं बस की आरसी भी सस्पेंड की गई है। तो बयाना के भरतपुर के बयाना से ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जहां पर स्वामी पब्लिक स्कूल की बस किस तरह से बच्चों के जीवन को नजरअंदाज करते हुए गंभीर नदी को पार करती हुई नजर आ रही है, और कितना बड़ा रिस्क इस बस द्वारा लिया गया। अब इसे लेकर प्रशासन ने राधा स्वामी पब्लिक स्कूल को मोटर वाहन अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है। साथ ही बस चालक और परिचालक का लाइसेंस निलंबित किया गया है। बस की आरसी भी सस्पेंड कर दी गई है। कुचामन सिटी से खबर है, जहां पर नाबालिग बालिका के दिन दहाड़े अपहरण का मामला अब तूल पकड़ चुका है। इस घटना को लेकर कुमावत प्रजापत समाज के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस प्रशासन और स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम सुनील चौधरी को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कुमावत समाज अध्यक्ष राजकुमार फौजी ने कहा कि घटना को 8 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। 27 तारीख को समाज के एक नाबालिग बच्ची का अपहरण किया गया।
तुरंत उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन कुचामन सिटी में जाके अवगत कराई गई। उस टाइम पे ड्यूटी पे कांस्टेबल कृष्णाराम मौजूद थे। उन्होंने मुजरिम से बात भी की, परंतु दबदिश नहीं देने के कारण वो रेंज से बाहर हो गए और आज 8 दिन से लगातार पुलिस स्टेशन में और राज्य मंत्री विजय सिंह से हम संपर्क कर रहे हैं। हमारे समाज बंधुओं ने एसपी साहब से, डिप्टी साहब से, सीआई साहब से कई बार संपर्क किया है, परंतु अभी तक लड़की का कोई पता नहीं है। इसलिए हम प्रशासन को एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर तुरंत लड़की को बरामद नहीं किया तो ये समाज आने वाले समय में जल्दी उग्र आंदोलन करेगा। हमारी मांग है पीड़ित परिवार को न्याय मिले। एक नाबालिग बच्ची को जो अपहरण करके लेके गए उनको सज़ा मिले। हम तो चाहते हैं उनको ऐसे फांसी की सज़ा मिले कि दूसरे अपराध करने से पहले 3 बार सोचे। क्या मांगे हैं और क्या पूरा? हम लोग आज 8 दिन से बच्ची के लिए उसको वापस घर लाने के लिए पुलिस प्रशासन से मतलब नम्र विनती कर रहे हैं कि हमारी हेल्प करो, मदद करो, मगर हमारी सुनवाई हो नहीं रही है। रोज़ सुबह शाम थाने में जा रहे हैं और आश्वासन मिलता है कि 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो। अब आज हम लोग सब लोग समाज के इकट्ठे होके आज एसडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि हम लोग पीड़ित हैं और हमें न्याय चाहिए और उसके लिए हम पर्याप्त समय हम दे चुके हैं। आज 8-9 दिन हो गया, एक बच्ची को वापस लाने के लिए 9 दिन का टाइम हो गया है, जबकि इनके पास में कॉल डिटेल भी CDR भी ये प्रकरण ध्यान में आया कि कोई एक नाबालिग लड़की जो है उनका अपहरण कर लिया किसी ने। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सर्च शुरू किया है। इस संबंध में कोई टीमें भी भेजी गई थी। एडिशनल एसपी साहब कुचामन सिटी से बात करी है, जल्दी उसमें कार्रवाई कर दी जाएगी। सर 8 दिन हो गए, अभी तक तो कोई उसकी सूचना वगैरह कुछ मिली नहीं। कई बार जटिल केस में पुलिस को टाइम लग जाता है, पर इस केस में आराम से जल्दी से हो जाएगा। एडिशनल साहब को भरोसा है कि जल्दी से। कुम्हेर की राजनीति में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, जहां पर सरकार ने कुम्हेर प्रधान रश्मि फौजदार के निलंबन और कार्यवाहक प्रधान संबंधित आदेश को वापस ले लिया है। हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार ने इसकी जानकारी दी है। ऐसे में एक बार फिर कानूनी तौर से रश्मि फौजदार प्रधान के तौर पर बहाल हो गई हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 18 जून को कुम्हेर प्रधान को निलंबित कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस अनूप कुमार ठंड की बेंच ने की है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ही डबल एजी कपिल प्रकाश माथुर ने सरकार की ओर से संबंधित आदेशों को वापस लिए जाने की जानकारी दी है। साथ ही कहा गया कि सरकार नए सिरे से इस मामले में आदेश जारी करेगी। और अब खबर बूंदी से, जहां पर महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान जिला स्तरीय टास्क फोर्स, जिला महिला समाधान समिति एवं सखी वन स्टॉप सेंटर प्रबंधन समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक में महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मेरू प्रकाश नागर ने अब तक अर्जित की गई प्रगति की जानकारी साझा की है। विजयनगर के तारों का खेड़ा वार्ड नंबर 32 में नाले का निकास न होने के कारण घरों में गंदा पानी आ रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि प्रशासन को सूचित करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं झमाझम बारिश से शहर में जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। भीलवाड़ा के गंगापुर से खबर है, जहां पर मुख्य रोडवेज बस स्टैंड पर दिन दहाड़े वृद्ध महिला के साथ लूट की वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाश वृद्ध महिला नर्मदा देवी के गले से सोने की 3 मादलियां लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं दौसा से खबर, जहां पर जिला परिवहन विभाग में 104 यात्री परेशान। सूरत से नेपाल जा रहे थे यात्री। परिवहन विभाग ने बस का टैक्स बकाया होने पर संचालन बंद किया। यात्रियों में कई महिला, छोटे बच्चे समेत प्रेग्नेंट महिला भी शामिल थी। रात करीब 2 बजे से बस बंद होने से परेशान है यात्री खाने पीने समेत दैनिक दिनचर्या के लिए भी परेशान होते नजर आए। छोटे छोटे बच्चे है ना, रात को हम लोग इधर ही अलपत्र पड़ गए। अभी हम लोग को बहुत समस्या हो रहा है, अभी कब जाएंगे। अब आज हम लोग को घर पहुंचना था,
आज हम लोग को घर भी नहीं हुआ, यही राजस्थान में ही है हम लोग। अभी आज से भी कितना दिन लगेगा, अभी तक यहीं बैठे हैं। अब यहाँ कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग सूरत सचिन से हम लोग को उरुपिडा जाना था, नेपाल जाना था। तो नेपाल और लेडीजें भी हैं कि परेशानी? हाँ, ये हम लोग को जाने वाले सब है, इतने जितना है इतने सब जाने वाले हैं। 110 जाना है उधर जाने वाले। और लेडीजें भी हैं जो प्रेग्नेंट हैं? वहीं डूंगरपुर के ओबरी से खबर है, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पिपलागुंज ग्राम पंचायत के गामड़ा बिट गांव में एक केलूपोश मकान ढह गया, जहां पर हादसे में एक महिला और उसकी 2 भैंसें घायल हो गईं। सूचना मिलते ही सरपंच पार्वती देवी और पटवारी अविनाश पाटीदार मौके पर पहुंचे। पटवारी ने मौके पर पर्चा तैयार किया और प्रशासन को रिपोर्ट भेजी। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिले के जिला कलेक्टर और तमाम संभागीय आयुक्त और सभी विभागों के जो प्रमुख शासन सचिव, उनको बैठा करके 6-6 घंटे भाषण देते हैं कि मेरे दादा ने ये किया, मेरे दादा ने ये किया, मेरे दादा ने ये किया। आप मुख्यमंत्री हो, आप क्या कर रहे हो वो ये बताइए। जिस वक्त आप 6 घंटे तक अपने अनावश्यक भाषणबाजी कर रहे हैं, वहां पर लोग बाग हमें बताते हैं, अधिकारी, कि साहब हम तो सेरोडोनिन लेके जाते हैं, बीच में पानी के साथ में एक सेरोडोनिन ले देते हैं, जब मुख्यमंत्री जी अनावश्यक बातें करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। अधिकारियों को पूछा ही नहीं जाता फील्ड की व्यवस्था क्या। मंत्रियों को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मंत्री अपने प्रभार जिले में जाकर के ये बात नहीं कर पा रहे हैं कि आपके यहां पर कितनी सड़कें टूट गई, क्या हालत हो गई, कितना फसल बर्बाद होगी। 100 मौतें, इनका कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहा है कि 100 से ज्यादा मौतें हो गई इस अतिवृष्टि के कारण से, बाढ़ के हालात के कारण से। कोई जवाब नहीं मुख्यमंत्री का, एक संवेदना का ट्वीट भी नहीं कर सकते हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या हो सकता है। आपने देखा होगा किस तरीके से विपक्ष की एक बात का जवाब नहीं दे सकते, और हद तो तब हो गई जब संवैधानिक कुर्सी पे बैठा हुआ हमारा स्पीकर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चुंगल में फंस करके और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करता है और सरकार को, निकम्मी सरकार को जवाबदारी तय करने से बचाने का काम करता है। तो उसके बाद में फिर सवाल उठता है कि ये जनता की आवाज कौन उठाएगा सरकार तक, और उनके लोगों की पीड़ाओं को हरने का काम कैसे होगा। ये सारी की सारी चीजें जो है वो हो रही हैं, आप सबके सामने हैं। अभी अभी मैंने सुना है कि मदन राठौड़ साहब ने दिल्ली से एक पर्ची आई, मोदी जी की फोटो आई, एक पंपलेट आया कि आपका इसको वाचन करना है और मोदी जी की जय जयकार करनी है। ये तो कर ही रहे हो ना, 2.25 साल से, 11 साल से कर रहे हैं बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, 11 साल इस जीएसटी को लगा करके आपने इस देश की जनता को लूटने का काम किया है, और अब जब आपका समय आ गया कि ये कार्यकाल आप 5 साल पूरा नहीं कर सकते, राहुल गांधी ने आपकी चोरी, वोट की चोरी पकड़ ली और पूरा देश उठ खड़ा हुआ कि मोदी सरकार जनता के लिए नहीं, अपनी केवल सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रही है। तो ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत देख